जर्मनी ने संसार को 3 अद्वितीय रत्न दिए हैं जिन्होंने वैश्विक इतिहास में त्राहिमाम मचाने में कोई प्रयास अधूरा नहीं छोड़ा। इनमें से 2 एडोल्फ हिटलर और कार्ल मार्क्स अपने विचारों के पीछे कभी न कभी आलोचना एवं निंदा का पात्र बने हैं, परंतु एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसके विचार एवं उसकी पद्धति आज भी कुछ लोगों द्वारा उपयुक्त मानी जाती है, और ये कोई शुभ संकेत नहीं। इन महानुभाव का नाम है डॉक्टर सैमुअल हनीमैन, जिन्हें इतिहास होम्योपैथी के जनक के रूप में जानती है। हम उन कारणों पर चर्चा चाहते हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि क्यों होम्योपैथी कुछ भी हो परंतु वैज्ञानिक कहलाने योग्य नहीं, और क्यों इसने इससे कहीं अधिक प्रभावी आयुर्वेद विज्ञान को काफी पीछे छोड़ दिया है। होम्योपैथी पर किसी भी प्रकार की चर्चा से पूर्व ये जानना अनिवार्य है कि इसका इतिहास क्या है, इसकी उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई। होम्योपैथी की उत्पत्ति का श्रेय जर्मन चिकित्सक सैमुअल हनीमैन को दिया जा सकता है, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में इस पद्धति का सृजन किया था। होम्योपैथी का मूल सिद्धांत लाइक क्योर्स लाइक के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति में लक्षण पैदा करने वाला पदार्थ एक बीमार व्यक्ति में उन्हीं लक्षणों को कम कर सकता है। हनीमैन के बहुचर्चित निबंध आर्गनन ऑफ द मेडिकल आर्ट ने इन सिद्धांतों को रेखांकित किया, जो होम्योपैथिक अभ्यास की आधारशिला बन गया। मजे की बात यह है कि यह वही हनीमैन है जिन्होंने आधुनिक चिकित्सा के लिए एलोपैथी शब्द की उत्पत्ति की, और ये उपमा सम्मान की दृष्टि से तो कदापि नहीं दी गई थी। जो पद्धति तत्कालीन चिकित्सा के एक सौम्य विकल्प के रूप में प्रारंभ हुई, वह जल्दी ही एक ऐसे पथ की ओर मुड़ गई जिसमें कम जवाबदेही और अधिक अनुयायियों की मांग की गई। 19वीं शताब्दी में होम्योपैथी यूरोपीय सीमाओं से परे फैलने लगी, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी सम्मिलित हुआ। होम्योपैथी के व्यक्तिगत दृष्टिकोण और अपेक्षाकृत सौम्य उपचारों के कारण इसकी लोकप्रियता बढ़ी। परिणाम स्वरूप होम्योपैथी को संदेह और प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ा। जैसे जैसे एलोपैथिक चिकित्सा और होम्योपैथी ने अपनी अपनी पकड़ मजबूत की, वैसे वैसे एलोपैथिक चिकित्सा और होम्योपैथी के बीच तनाव बढ़ता गया। 19वीं सदी के अंत में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब फ्लेक्सनर रिपोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा और प्रथाओं के पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित किया। इसके बाद होम्योपैथी की व्यक्तिगत देखभाल विकसित हो रहे चिकित्सा परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाने लगी, और धीरे धीरे इसे जनता के बीच स्वीकृति भी मिलने लगी। भारत में होम्योपैथी का पदार्पण 19वीं सदी के प्रारंभ में हुआ, जब डॉक्टर हनीमैन के शिष्य डॉक्टर जॉन मार्टिन होनिगबर्गर भारत यात्रा पर निकले। उनके प्रतिष्ठित रोगियों में महाराजा रणजीत सिंह भी थे। हालांकि इस दावे के समर्थन में कम ही साक्ष्य उपलब्ध है। आज होम्योपैथी भारत में एक उभरते उद्योग के रूप में फल फूल रहा है। इस क्षेत्र में कार्यरत डॉक्टर मुकेश बत्रा बताते हैं कि भारत में होम्योपैथिक बाजार लगातार विकास के लिए अग्रसर है, जिसका वार्षिक दर 20 से 25% होने का अनुमान है। इस विस्तार से बाजार का आकार लगभग 1.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। इस उछाल के पीछे की प्रेरक शक्ति का श्रेय भारत के 5 लाख से अधिक पंजीकृत होम्योपैथों के विशाल समूह को दिया जा सकता है, जिनमें हर वर्ष लगभग 20,000 नए चिकित्सक शामिल होते हैं। अपनी निरंतर लोकप्रियता के साथ होम्योपैथी भारत के स्वास्थ्य परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो 10 करोड़ से अधिक लोगों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल विकल्प के रूप में सेवा प्रदान करती है। WHO होम्योपैथी को विश्व स्तर पर चिकित्सा की दूसरी सबसे बड़ी प्रणाली के रूप में स्वीकार करता है। इसकी पहुंच 80 से अधिक देशों तक है, जहां 20 करोड़ से अधिक लोग नियमित स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए इसके सिद्धांतों पर निर्भर है। डॉक्टर बत्रा के अनुसार वैश्विक होम्योपैथी उत्पाद बाजार ने हाल के वर्षों में क्रमिक लेकिन संतोषजनक वृद्धि प्रदर्शित की है। विशेष रूप से यह प्रवृत्ति 2022 से 2027 तक तीव्र होने का अनुमान है, और अनुमान के अनुसार मार्केट साइज 854.4 मिलियन डॉलर से बढ़कर 1377.9 मिलियन डॉलर हो जाएगा। मजबूत वार्षिक विकास दर और चिकित्सकों की पर्याप्त संख्या के साथ होम्योपैथी भारत और विश्व स्तर पर लाखों लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल विकल्पों में सबसे अग्रणी है।
यह स्पष्ट है कि होम्योपैथी के क्षेत्र में कथित अनुसंधान और विकास के लिए निरंतर धन आवंटित किया जाता है। उदाहरण के लिए वर्ष 2017 में असम के शिवपुर में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIEST को केंद्र से 11 करोड़ रुपए की उल्लेखनीय राशि मिली थी। यह वित्तीय सहायता आयुष परियोजना के हिस्से के रूप में दी गई थी, जिसका उद्देश्य होम्योपैथी सहित वैकल्पिक चिकित्सीय क्षेत्रों में चिकित्सा अनुसंधान को आगे बढ़ाना रहा है। परंतु होम्योपैथी के क्षेत्र से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जिनके उत्तर मिलना अभी शेष है। उदाहरण के लिए भारत में होम्योपैथी को समर्पित इतने कम शोध संस्थान क्यों हैं? होम्योपैथिक दवाओं की प्रभावकारिता के प्रमाण यदि हैं तो कहाँ हैं? एलोपैथिक उपचार के इस तथाकथित विकल्प पर इतने कम शोध पत्र क्यों हैं? इसके अतिरिक्त इन प्रयोगशालाओं के भीतर चल रहे अनुसंधान प्रयासों की प्रकृति और फोकस जिज्ञासा के साथ कई प्रश्न उत्पन्न करते हैं जिनका उत्तर दिया जाना अभी बाकी है। क्या आपने कभी होम्योपैथी की वास्तविक प्रभावशीलता के विषय में सोचा है? इसके सिद्धांतों और प्रथाओं की गहराई से जांच करने पर इसकी प्रभावकारिता का एक बहुमुखी दृष्टिकोण पता चलता है। होम्योपैथी के मूल में लाइक क्योर्स लाइक का सिद्धांत निहित है। यह सिद्धांत सुझाव देता है कि जिन उपचारों में उपचार किए जा रहे लक्षणों के समान लक्षण पैदा करने वाले पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है उनसे उपचार हो सकता है। इसके अतिरिक्त होम्योपैथी पोटेंटाइजेशन की विधि का उपयोग करती है। यह तकनीक इस विश्वास पर आधारित है कि पदार्थों को पतला और उत्तेजित करने से उनके उपचार गुणों में वृद्धि होती है। होम्योपैथिक उपचार बनाने के लिए एक घटक को अल्कोहल या डिस्टिल्ड वाटर में घोल दिया जाता है, जो इन दवाओं के लिए मौलिक सॉल्वेंट है। इस मिश्रण के एक भाग को 9 भाग पानी के साथ मिलाया जाता है। अंततः इससे 1x पोटेंसी में पतला किया जाता है, जो 1 भाग घटक और 9 भाग सॉल्वेंट को दर्शाता है। होम्योपैथिक उपचार का सार एक्सट्रीम डाइल्यूशन पर आधारित है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर सक्रिय घटकों यानी इंग्रेडिएंट्स की कंसंट्रेशन लगभग न के बराबर होती है। इसी प्रक्रिया को शुद्ध पानी के 9 भागों के साथ दोहराया जाता है और अब आपके पास 2x पोटेंसी है। इस प्रक्रिया को बारंबार दोहराया जाता है जब तक कि आपको मनचाही पोटेंसी नहीं मिल जाती। जैसे मान लीजिए 20x। अंतिम समाधान तब ओरली अर्थात मुख के मार्ग से या ग्लोबली के रूप में दिया जाता है, जो कि बस कंसंट्रेटेड चीनी की गोलियां होती हैं। परंतु यह कितना प्रभावी है? उदाहरण के लिए 20x पोटेंसी अटलांटिक महासागर की संपूर्ण जल राशि में एक एस्पिरिन की गोली को घोलने के समान है। हम यहाँ 1 या 2 लीटर पानी की नहीं, बल्कि अरबों 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 लीटर पानी की बात कर रहे हैं। लेकिन चरम मिश्रण के लिए, जैसे कि 30C मिश्रण में 1 भाग घटक होता है और वस्तुतः 99 भाग पानी होता है। अब मान लीजिए कि हमने मूल घटक के एक परमाणु वाली एक ग्लोबली गोली ली, तो इसका व्यास लगभग पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बराबर होगा। अर्थात गोली इतनी भारी होगी कि यह अपने भार तले नष्ट हो जाएगी और अवशेष में रहेगा तो बस एक ब्लैक होल। इस प्रकार यह दावा कि होम्योपैथी से कोई दुष्प्रभाव उत्पन्न नहीं होता, पूरी तरह से प्रभावों की अनुपस्थिति से उत्पन्न होता है। यह इस धारणा को रेखांकित करता है कि एक चिकित्सा समाधान के रूप में होम्योपैथी की प्रभावकारिता अत्यंत विवादास्पद है। होम्योपैथी की तथाकथित सफलता के पीछे की प्रेरक शक्ति के लिए प्लेसिबो इफेक्ट के शक्तिशाली प्रभाव को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह प्रभाव तब प्रकट होता है जब व्यक्ति वास्तविक चिकित्सीय गुणों से रहित उपचार के ग्रहण के बाद अपने स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार महसूस करते हैं। सरल शब्दों में प्लेसिबो इफेक्ट वो अवस्था है जब आप मान लेते हैं कि आपको दी गई दवाई आपके लिए लाभकारी है, भले ही वास्तव में वह चीनी की एक गोली से अधिक कुछ न निकले। एक बात जो आधुनिक चिकित्सा होम्योपैथी से निश्चित रूप से सीख सकती है, वह यह है कि रोगियों के इलाज में उन्हें व्यक्ति के रूप में देखें, केवल संख्या के रूप में नहीं। परंतु स्मरण रहे, सहानुभूति वास्तविक उपचार का
कोई विकल्प नहीं। प्लेसिबो इफेक्ट, जैसा कि बैड साइंस के लेखक बेन गोल्डेकर ने व्यक्त किया है, उन रोगियों में लक्षण सुधार की विशेषता है जो उपचार प्राप्त करते हैं। उनका मानना है कि यह प्रभावी होगा भले ही उपचार में अंतर्निहित शक्ति का सर्वथा अभाव। यह मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया अपने प्रभाव में शक्तिशाली प्लेसिबो के विरुद्ध नए उपचारों को बेंचमार्क करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। इस चर्चा में एक महत्वपूर्ण कारक होम्योपैथी के लिए एक कठोर नियामक ढांचे की उल्लेखनीय अनुपस्थिति है। इस संदर्भ में होम्योपैथिक चिकित्सक जवाबदेही के घोर अभाव के साथ काम करते प्रतीत होते हैं। यह अन्य चिकित्सा विषयों के बिल्कुल विपरीत है, जहां चिकित्सकों के आचरण की निगरानी के लिए नियामक निकाय उपस्थित हैं। जहां एलोपैथी के रेगुलेशन के लिए भारत में IMA जैसी संस्था उपलब्ध है, वहीं होम्योपैथी की रेगुलेशन के लिए कोई संस्था नहीं है। इसीलिए होम्योपैथी के डॉक्टर से लेकर कंपाउंडर्स तक, यहाँ तक कि दवाई बनाने वाली कंपनियों तक, उन पर कोई रेगुलेशन, कोई मापदंड लागू नहीं होते। इतने असंख्य विवादों एवं अनसुलझे प्रश्नों के बाद भी होम्योपैथी ने भारतीय जनसंख्या के मध्य अपनी लोकप्रियता बनाकर रखी। आश्चर्यजनक रूप से इसे अक्सर अधिक पारंपरिक और प्रभावी आयुर्वेद पर प्राथमिकता दी जाती है। तो अगर केवल बुद्धि लगाकर विचार करना हो तो लोग पहले आयुर्वेद, उसके बाद एलोपैथ और उसके बाद ही होम्योपैथिक की शरण में जाएंगे, परंतु दुर्भाग्य से वास्तविकता इसके ठीक उलट है। तो आयुर्वेद कहां विफल हुआ? नहीं, यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह होना चाहिए कि होम्योपैथी में ऐसा क्या है जो आयुर्वेद में नहीं है। उत्तर सरल है, कन्फर्मेशन बायस, यानी कि एक सशक्त पूर्व धारणा जिसको चुनौती देना लगभग असंभव है। असल में इस तेजी से भागते हुए युग में हमें हर चीज तुरंत चाहिए, सेवाओं से लेकर उपचार तक। हम में से अधिकतम लोग लंबे समय तक वेट करने को इच्छुक नहीं होते। हम लोग तुरंत ही परिणाम चाहते हैं जो तुरंत ही सामने भी आ जाए, और अक्सर स्थायी दीर्घकालिक लाभ की संभावना को दरकिनार कर देते हैं। यही बात आयुर्वेद के लिए भी सिद्ध होती है। अब इसे आप आयुर्वेद का गुण समझे या अवगुण, परंतु वह इंस्टेंट रिजल्ट जैसे सिद्धांत में विश्वास नहीं रखता। उनके लिए उपचार मैगी बनाने जितना सरल नहीं है। वे उस समस्या को जड़ से समाप्त करने में विश्वास रखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप ज्वर से पीड़ित हैं और आप एक आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाएं, तो वह आपके ज्वर को तुरंत ठीक करने के लिए कोई उपाय नहीं बताएगा, अपितु कुछ ऐसी दवाएं तैयार करके आपको देगा जिससे उस कारण से आपको पुनः ज्वर आने की संभावना लगभग नगण्य हो जाए। एक अन्य कारण जिसके पीछे लोग आयुर्वेद के प्रति इतना आकृष्ट नहीं होते, वह है सख्त अनुपालन। उदाहरण के लिए, यदि आपको किसी बीमारी को दूर करने के लिए कोई समाधान दिया जाता है, जैसे कि खांसी का बार बार आना, तो आपको बताए गए तरीके से निर्धारित सामग्री के साथ आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करना पड़ेगा, न उस निर्धारित मात्रा से कम न अधिक। वास्तव में यह अनुपालन आपकी दैनिक दिनचर्या में एक बड़े बदलाव को बढ़ावा देती है, जिससे अधिकतम लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं। इसके विपरीत होम्योपैथी को इतने व्यापक निवेश या शोध की आवश्यकता नहीं है। बस एक शक्कर की गोली लीजिए और लो हो गए, बीमारी की चिंता समाप्त। एक कारण यह भी हो सकता है कि प्लेसिबो इफेक्ट का जो प्रभाव होम्योपैथी में देखने को मिलता है, वो आपको आयुर्वेद में कभी नहीं मिलेगा। आयुर्वेद कुछ भी कर लेगा, परंतु मरीजों को भ्रम के इंद्रजाल में नहीं डालेगा, और इसीलिए बहुत कम ही लोग इस चिकित्सीय मार्ग पर चलने को तैयार होते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि अपने लोक लुभावन वादों से होम्योपैथी लाखों व्यक्तियों को आकृष्ट तो कर सकता है, परंतु चाहे एलोपैथी हो या आयुर्वेद, होम्योपैथी के पास इन दोनों की तुलना में अपने दावों को सिद्ध करने के लिए कोई भी ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।